कैसे दोस्तों? तो टुडे इज 12th of May and we are back with a new class of standard 12 mathematics, that is your relation and function, and this is the last class of relation and function. कंटेंट वाइज अगर हम देखेंगे बच्चों तो दिस इज आवर लास्ट क्लास, क्योंकि कंटेंट नंबर 1 में हमने रिलेशन एंड टाइप के बारे में पढ़ा था, कंटेंट 2 में हमने फंक्शन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, एंड कंटेंट 3 दिस इज द लास्ट वेयर वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोजिट फंक्शन एंड द इन्वर्टेबल फंक्शन. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्लास होने वाला है बच्चों, तो पूरा लास्ट तक रहेंगे क्लास का. जितना भी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, जितना भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सबको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ के एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, ताकि एनसीईआरटी का भी जो भी प्रॉब्लम होगा उससे भी एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा कुछ कुछ, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से उसको रिवाइज कर सकते हो. उसके बाद कॉन्सेप्ट समझ जाओ, पूरा लास्ट तक अटेंड करो, ताकि आप लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से कर सकते हो. तो ज़्यादा देरी ना करके क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो पूरा लास्ट तक रहेंगे क्लास को. और अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे जो आइकन है उसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितना जल्दी आप लोग करोगे उतना जल्दी आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा, और जितना जल्दी आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा उतना जल्दी आप लोग क्लास को अटेंड करके कुछ नॉलेज को गेन कर सकते हो. तो डायरेक्टली क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर बच्चों. ओके बच्चों, तो आ जाते हैं हम हमारा जो टॉपिक नंबर लास्ट टॉपिक है रिलेशन फंक्शन का, दैट इज योर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. हमारा जो लास्ट टॉपिक है रिलेशन फंक्शन का, ये कंटेंट 3 आप लोग बोल सकते हैं. ऐसे तो ये 5th क्लास है, बट हमारा कंटेंट वाइज देखेंगे तो ये 3rd कंटेंट है, जिसमें कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है. तो अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वहाँ पे एक ही फंक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे थे. तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम कंपोजिट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. मतलब एक से ज़्यादा मतलब 2 फंक्शन आ जाएंगे, तो वो 2 फंक्शंस को हम कैसे कंबाइन करेंगे, फिर कंपोजिट करेंगे. दैट कॉन्सेप्ट इज सेड टू बी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. क्लियर बेटा? जैसे कि सपोज मान लो मैं पहले पूरा बेसिक में जा रहा हूँ, पूरा पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे, फिर मैं डेफिनेशन में जाऊँगा, तो ज़्यादा ईजी रहेगा हमको समझने में. ठीक है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा है कॉस एक्स, जी ऑफ एक्स, और एक हमारा आ रहा है रूट एक्स. ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 अलग अलग फंक्शन लिखा है. यहाँ पे एक में हमने कॉस एक्स लिखा है, एक में हमने कॉस एक्स लिया है, एक में हमने मोड एक्स लिया है. एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एक मॉडुलस फंक्शन है. तो 2 टर्म के बारे में हम पता लगाएंगे. 2 टर्म जो है, जस्ट वेट, दो टर्म के बारे में जब हम पता लगाएंगे, दैट वन इज एफ ओ जी ऑफ एक्स, दैट इज कॉल्ड फॉग एक्स, another one is called g o f of x, that is gof x. ठीक है, so that means इसका मतलब क्या है, f composition with g, इसका मतलब है f g के साथ कंपोजिशन कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है, g कंपोजिशन विथ f. ठीक है ना, वन इज f कंपोजिशन विथ g, अनदर वन इज g कंपोजिशन विथ f. तो उसका मतलब क्या है समझते हैं. इसको लिखते कैसे, ये जो o है उसका मतलब है ऑफ, मतलब f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x. और सेम हियर इसका मतलब क्या है, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x. ठीक है, तो अभी देखो पहले समझ जाओ क्या होता है g ऑफ x. यहाँ पे g ऑफ x, तो g ऑफ x का वैल्यू कितना है, मोड x. तो f ऑफ मोड x. इन द सेम टाइम अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो f ऑफ x का वैल्यू बच्चों कितना है, cos x. तो f ऑफ x की जगह हमने बस रिप्लेस किया किसको, cos x को. यहाँ पे g ऑफ x की जगह हमने रिप्लेस किया किसको, रूट x बोल लो, मोड x को. ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट. अभी देखो, अभी ये हमारा f ऑफ x में कन्वर्ट हो गया, मतलब फंक्शन ऑफ x में, और ये हमारा g ऑफ x में कन्वर्ट हो गया. तो अभी हम f ऑफ x के पास जाएंगे, तो जब हम उसमें x पुट करते थे वो मुझे कितना आउटपुट देता था, cos x देता था. तो मान के चलो कि जो हम x देंगे उसका हमको cos ऑफ दैट वैल्यू देगा. तो हम x को रिप्लेस किए हैं मोड x में, तो मुझे कितना वैल्यू देगा, cos ऑफ मोड x. cos
जब x देते थे वो मुझे cos x देता था, तो जब mod x देंगे वो मुझे कितना देगा, cos mod x देगा। इज दैट क्लियर? वैसे g ऑफ x फंक्शन के पास जाओ, जब हम x देते थे वो उसी का मुझे मोड देता था, जब मुझे x देते थे उसका मोड देता था, तो जो वैल्यू रखेंगे उसका मोड देगा। हमने यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया cos x में, तो मतलब वो मुझे दे दिया कितना, cos x का मोड। ठीक है, सो these two functions are called composite functions. These two functions are called composite functions, क्योंकि ये दोनों को हमने दो फंक्शन को कंबाइन करके बनाया है। फॉर दैट केस these two functions, that is gof of x and fog of x, are said to be composite function. Is that clear बच्चों? So this is one of the example जहाँ पे कि हमने मैंने रैंडमली लिया था दो फंक्शन, अभी और दो फंक्शन ले रहे हैं रैंडमली और चेक करेंगे कि एक्चुअली में वो हमेशा वैसा ट्रू होता है या कुछ कुछ केस में वो ट्रू होता है। जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन ले रहे हैं हम f of x इक्वल टू साइन एक्स g of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एक में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लिया और एक में हमने पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर को ले लिया, एक में साइन एक्स एक में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अगर हम गॉफ एक्स एंड फॉग एक्स निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पहले मैं यहाँ पे फॉग एक्स निकाल रहा हूँ और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स निकालें, गॉफ एक्स निकालें। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो रहा है, और इसका मतलब क्या हो रहा है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जी ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो हमने जी ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर में। यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, साइन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया किसमें, साइन एक्स में रिप्लेस कर दिया, बस रिप्लेस कर देंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स रख देंगे और जी ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, अभी हम वैल्यू को पुट करेंगे। अभी ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारा फंक्शन ऑफ एक्स, ये बन गया हमारा फंक्शन ऑफ, ये भी फंक्शन ऑफ मतलब एफ ऑफ एक्स, ये बन गया हमारा जी ऑफ एक्स, दोनों ही फंक्शन ऑफ एक्स है, ऐसा नहीं कि दोनों एक्स और वाई में है, तो दोनों ही फंक्शन ऑफ एक्स है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स के पास चले जाओ, एफ ऑफ एक्स का क्या था कॉन्सेप्ट, साइन एक्स। तो जब हम एक्स पुट करते थे वो मुझे कितना देता था, साइन एक्स देता था, मतलब जो वैल्यू पुट करेंगे साइन ऑफ दैट वैल्यू हमको मिलता था। तो हमने एक्स के जगह रिप्लेस किया एक्स स्क्वायर, तो वो मुझे कितना देगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन द मीन टाइम ये अगर चेक करें हम, जी ऑफ एक्स जब पुट करते थे वो हम उसका एक्स स्क्वायर देता था, मतलब उसका होल स्क्वायर देता था, तो जी ऑफ एक्स पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो अगर हम साइन एक्स में रिप्लेस कर देंगे तो वो कितना देगा बच्चों हमको, साइन एक्स का होल स्क्वायर। सो फॉर दैट केस हियर दैट वन इज, जब हम जी ओ एफ निकाले और एफ ओ जी निकाले, साइन एक्स स्क्वायर निकला, जब हम जी ओ एफ ऑफ एक्स निकाले वो हमको क्या दिया, कॉस एक्स दिया। दीज टू फंक्शंस आर सेड टू बी composite functions. Is that clear बच्चों? तो दो फंक्शन को जब हम कंबाइन करके ऐसे ही ये वाला कॉन्सेप्ट में रखते हैं, those two concepts और those two functions are said to be composite functions, क्योंकि वो दोनों फंक्शंस को मिला के हम बाकी कॉम्पोजिट फंक्शन बना रहे हैं, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं आइदर एफ ओ जी ऑफ एक्स मीन्स फॉग एक्स, और वी कैन से जी ओ एफ ऑफ एक्स दैट इज गॉफ एक्स। आई होप बच्चों इतना तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करते हैं और उसको रिलेट करके देखते हैं कि एक्चुअली में फॉग एक्स और गॉफ एक्स क्या क्या निकलता है, और क्या फॉग एक्स और गॉफ एक्स हमारा इक्वल निकलेगा या फिर अलग अलग निकला है। फिर जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 में जब चेक किया तो दोनों ही अलग निकल रहे हैं। यहाँ पे कॉस रूट एक्स निकला, कॉट मोड एक्स निकला, यहाँ पे मोड ऑफ कॉस एक्स निकल रहा है। ठीक है, सेकंड वाला में वहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर निकला था और सेकंड वाले में sin x का होल स्क्वायर निकला, तो ऑब्वियसली गॉफ ऑफ x इज नॉट इक्वल टू फॉग ऑफ x हो रहा है अभी तक के लिए। ठीक है, अभी हम और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एनसीईआरटी से और चेक करते हैं कि एक्चुअली में फॉग और गॉफ सेम हो रहा है या फिर अलग हो रहा है। ठीक है बच्चों, ओके, तो अगर इतना तक लिखना हो गया देन पॉज द वीडियो एंड जितना भी लिखना है उसको अच्छे से थोड़ा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी का दो एग्जांपल उठाया है जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का बिट 1 एंड बिट 2 है। ठीक है, पेज नंबर आपका हो गया 18, तो चेक कर लेना आप लोग, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है फाइंड गॉफ एंड फोग, जी ओ एफ ऑफ एक्स निकालना है एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, तो चेक करना है। ठीक है, तो मैं ऐसे सीधा सीधा कर रहा हूँ, तो जी ऑफ ये क्या कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, मोड एक्स,
एफ ऑफ एक्स की जगह में हम कितना पुट किया, मोड एक्स, क्योंकि हमारा एफ ऑफ एक्स मोड एक्स था। अभी जी ऑफ एक्स में ये हमारा जी ऑफ एक्स का फंक्शन हो गया, तो जब हम एक्स पुट करते थे वो मुझे कितना देता था, 5x - 2 का होल मोड देता था। तो ऑब्वियसली एक्स को अगर रिप्लेस करेंगे मोड एक्स में तो बस एक्स की जगह में मोड एक्स पुट कर देंगे और बाकी जैसा था वैसा रहेगा। तो 5 mod x - 2 का होल मोड, क्योंकि यहाँ पे 5x - 2 का होल मोड था, ठीक है। वैसे ही फॉग ऑफ एक्स निकालेंगे अगर, कितना निकल रहा है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अभी जी ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दो, जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है मेरा, 5x - 2 का मोड, ये पूरा वैल्यू है, ठीक है। तो ये अभी एफ ऑफ एक्स का फंक्शन बन गया, देखो। तो एफ ऑफ एक्स जब पुट करते थे वो एक्स का मोड देता था, तो हमने एक्स को पूरा को रिप्लेस किया है 5x - 2 का मोड में। तो 5x - 2 मेरा एक्स था, उसका होल मोड, ठीक है। तो हमारा गॉफ निकल के आ रहा है 5 mod x - 2, यहाँ पे निकल के आ रहा है 2 मोड, क्योंकि पहले तो x को हमने मोड लिया था, उसका होल मोड लेना पड़ेगा। तो 5x - 2 का मोड का होल मोड, सो दैट विल बी गिवन बाय योर गॉफ x एंड फॉर x। और हमने चेक किया कि यहाँ पे फॉर दैट केस अगर हम गॉफ ऑफ x निकाल लें, दैट इज नॉट इक्वल टू आवर फॉग x, तो ये हमारा सेम नहीं हो रहा फॉर दैट केस, ठीक है। ओके, नाउ बैक टू द एग्जाम्पल नंबर 2। अगर हम इसको करने का ट्राई करेंगे, अगर आप लोगों को करना है तो पहले पॉज करके आप लोग ट्राई करो एक बार, फिर आप लोग सोल्यूशन के साथ चेक कर लेना कि सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी खुद से करो और चेक करो आप लोग का सोल्यूशन सेम निकल रहा है कि नहीं मेरे साथ। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों, 8x3। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 8x3। अभी ये बन गया जी ऑफ एक्स का फंक्शन। तो जब एक्स था उसका होल पावर 1/3 होता था, तो हम एक्स को रिप्लेस कर दिए 8x3 में, तो 8x3 का होल पावर 1/3, दैट मीन्स 8 का 1/3 इंटू x3 का 1/3। होल का पावर 1/3 होता है, मतलब खाली x3 का पावर 1/3 नहीं होगा, क्योंकि 8 भी मल्टीप्लाई है तो 8 का भी 1/3 होगा। तो 8 का 1/3 कितना होता है, 2, और x3 का हो गया x, क्यू 3 कट गया। तो गॉफ ऑफ x यहाँ पे निकल के आ रहा है हमारा 2/2x, यहाँ पे निकला 2x। अभी फॉग ऑफ x निकाल के चेक करते हैं कि कितना निकल रहा है। जब फॉग x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x हो जाएगा। अभी g ऑफ x का वैल्यू पुट कर दो, g ऑफ x का वैल्यू था x⁻⁴, x⁻⁴। अभी ये हो गया हमारा f ऑफ x। f ऑफ x का वैल्यू कितना था, जब हम f ऑफ x पुट करते थे वो मुझे 8 × x³ देता था, तो x को हमने रिप्लेस कर दिया x³ में, तो वो मुझे कितना देगा, 8 × x के जगह हमने रिप्लेस किया x⁻⁴, उसका होल क्यूब। अभी लेकिन देखो, अभी जो 3³ है वो बस x⁻⁴ के लिए है, तो 8 का 8 रहेगा, और इसका जो 3 और 1/3 कट गया तो बचा कितना, 8x। तो यहाँ पे था होल, इसलिए मैं 8 में किया था, बट यहाँ पे होल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको क्या मिला कि फॉग ऑफ x जो निकल रहा है हमारा, वो गॉफ ऑफ x के साथ कभी भी इक्वल नहीं हो रहा है। सो फॉग ऑफ x इज नॉट इक्वल टू गॉफ ऑफ x, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड योर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, जहाँ पे कि हम एनी टू फंक्शन को कॉम्पोजिशन करके वहां से अलग और 2 फंक्शन को डिफाइन कर पा रहे। वन इज फ्रॉम जी ओ एफ ऑफ एक्स एंड अनदर वन फ्रॉम एफ ओ जी ऑफ एक्स। आई होप बच्चों पूरा अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी हम डेफिनेशन में आते हैं। डेफिनेशन से जाने से पहले और एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। बिफोर दैट जितना भी लिखना है थोड़ा सा अच्छे से उसको नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन दिया है, बोला है कि f ऑफ x इक्वल टू 3 - x³ का होल पावर 1/3, फाइंड f o f ऑफ x। तो f o f ऑफ x हमने अभी तक f ऑफ g ऑफ f पढ़ा था, ये यहाँ पे दे दिया f ऑफ x। तो f ऑफ x का मतलब क्या हो रहा है, खुद के साथ खुद को कंपोजिशन करना, मतलब f ऑफ x मतलब f ऑफ ब्रैकेट में f ऑफ x। तो f ऑफ x की जगह कितना पुट कर देते हैं, f ऑफ x का वैल्यू 3 - x³ का पावर 1/3, ये हो गया x का वैल्यू। तो इसको हमने रिप्लेस किया। तो ध्यान से देखो कि हमको x को पूरा x को ये पूरा में रिप्लेस करना है। तो ध्यान से देखो, ये हो गया 3 माइनस पूरा x को मैं इसमें रिप्लेस कर रहा हूँ, तो 3 - x³ का पावर 1/3 ये हमने x के में रिप्लेस कर दिया। उसका x का होल क्यूब था, मतलब इसका कितना हो गया, होल क्यूब। फिर पूरा का 1/3 था, तो पूरा का फिर से मैंने दे दिया 1/3। समझ में आया बेटा, x को हमने रिप्लेस कर दिया इतना में। तो जब हमने पूरा x को इसमें रिप्लेस कर दिया, तो इन द नेक्स्ट स्टेप इट विल बिकम, ये देखो 3 और 3, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना ब्रैकेट के अंदर 3 - x³, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर। होल पावर इसका 1/3 है बाहर में, होल पावर 1/3 है।
तो ब्रैकेट का अगर खोल देंगे तो 3 माइनस 3 माइनस ये प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब का होल पावर कितना 1/3 का होल पावर 1/3, अभी प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, तो बचा एक्स क्यूब का होल पावर 1/3, 3 फिर से कैंसिल, सो विल गेट हाउ मच एक्स। सो इसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है कितना निकल के आ रहा है x निकल के आ रहा है, एट द एंड विल गेट दैट इज इक्वल टू x एंड दैट विल हैव आवर आंसर। चेक कर लो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। और ये भी हमारा आप लोगों का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, योर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14 या 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जिसमें कि ये वाला था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है देन बहुत ही अच्छे से पॉज करके इसको पूरा नोट डाउन कर लो। फिर हम आते हैं हमारा डेफिनेशन में कि एक्चुअली में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो डेफिनेशन कैसे काम करता है। आई होप सबका समझ में आ गया होगा। तो पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है बच्चों उसको थोड़ा सा अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, तो अभी आते हैं डेफिनेशन में उसका। डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन में तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि इफ f is a function from a to b and g is a function from b to c, okay, then their composition is defined by another function that is GOF. G of f from a to c, from a to c, which is given by g of f of x equal to g of f of x, जो हम निकालते हैं, ठीक है। और अगर g is a function from a to b हुआ and f is a function from b to c हुआ, then इसका जो कंपोजिशन होगा their composition is defined by FOG such that it is also from a to c, but ये FOG हो जाएगा, which is given by इसका क्या हो जाएगा बेटा FOG of x that is equal to f of g of x, जो कि हम डिफाइन किए थे, हमारा fog x और हमारा gof x, ठीक है। इसको मैं थोड़ा मार्क कर लेता हूँ, so that is our gof x and that is our fog x and those are said to be composite functions। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या था ना, f is from a to b था, g is from b to c था, ठीक है। और मुझे क्या मिला, gof एक फंक्शन ऐसे डिफाइंड हो गया जो कि a से c तक डिफाइन है। उसको थोड़ा सा उल्टा कर देंगे तो g is from a to b, यहाँ पे f हमने डिफाइन किया b to c से, तो FOG हमारा डिफाइंड हो गया फ्रॉम a to c and which will be given by f of g of x, और ऊपर वाला इज डिफाइंड बाय g of f of x। आई होप बच्चों इतना तक क्लियर हो गया होगा सबका कॉन्सेप्ट। तो दिस इज द डेफिनेशन। तो वो सब करने के बाद जितना भी हमने एग्जांपल किया, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा अभी आप लोगों के लिए। अभी उसको अगर मैं वेन डायग्राम में आप लोगों को शो करवाऊँ तो वेन डायग्राम में देखो, मतलब पिक्चरिकल रिप्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं, उसमें बहुत ईजिली हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। मैं फॉग का भी दिखा रहा हूँ, एक साथ में गॉफ का भी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लो आप लोगों ने x रखा, तो यहाँ पे वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, तो पहले नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा a सेट है, ये b सेट है, ये c सेट है, इसके लिए भी ये a है, ये b है, ये c है। मान लो यहाँ पे डिफाइन हुआ है हमारा f और यहाँ से b से c को डिफाइन हुआ है हमारा g। तो जो a से c को डिफाइन होगा वो हो जाएगा आपका GOF of x, that is G of f of x, जो हमने डिफाइन किया था वो हो जाएगा हमारा a से c तक डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा G of f of x
पहले लिख लो, मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे फिर x दिया और पहला फंक्शन मान लो यहाँ पे g है, पहला फंक्शन यहाँ पे g है, सेकंड फंक्शन यहाँ पे f है। तो यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन होगा फ्रॉम a to c, that will be given by f o g of x, which will be written as f of g of x, जैसे हम लिखते थे, and that will be that is defined from a to c, set a to set c। तो यहाँ पे अगर x रखे तो ये मुझे कितना रिटर्न करे, g of x, और यहाँ पे वो कितना देगा मुझे, f of g of x, ठीक है। सो दैट इज द पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे कि हमने 3 सेट लेके, अगर a से b f है और b से c g है, तो अगर हम f को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब x डिफाइन करें, तो वो किससे कनेक्ट होगा, f ऑफ x से, और ये किससे कनेक्ट होगा, g ऑफ f ऑफ x से, क्योंकि ये अभी ये उसका डोमेन था, ये उसका रेंज हो गया, को डोमेन हो गया। अभी ये दोनों सेट के लिए ये डोमेन नहीं है, तो f ऑफ x अगर देंगे तो मुझे मान लो हम f ऑफ यहाँ पे y पुट करते हैं, मान लो हम यहाँ पे y पुट करते हैं, तो ये मुझे क्या रिटर्न करता है, g ऑफ y रिटर्न करता है ऑब्वियसली। तो अगर y से g ऑफ y हो रहा है, तो टोटल हमने f ऑफ x पुट किया है, तो वो मुझे कितना देगा, g ऑफ f ऑफ x देगा, ठीक है। तो a से b को हमने f में डिफाइन किया था, b से c में हम g में डिफाइन किए थे, तो टोटल जो फंक्शन निकला g ऑफ f ऑफ x, दैट इज फ्रॉम a टू c, व्हिच विल बी गिवन बाय g o f ऑफ x, दैट इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, दैट इज g ऑफ x, ठीक है। वैसे ही अगर हम a से b को g में डिफाइन करेंगे, मतलब g फंक्शन में, तो अगर x पुट करेंगे तो ये डोमेन, तो कोडोमेन में कितना देगा, g ऑफ x। फिर b से c तक हम f डिफाइन करें, मतलब ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। तो मान लो यहाँ पे मैं y पुट कर रहा हूँ, तो ये मुझे कितना देगा, f ऑफ y देता है, क्योंकि हमारा फंक्शन f में था। अगर f पुट करे f ऑफ y दे रहा है, तो हम टोटल में g ऑफ x पुट किए, तो टोटल कितना देगा मुझे, f ऑफ g ऑफ x देगा। तो a से b तक g डिफाइन हुआ था, b से c तक f डिफाइन हुआ था, तो a से c तक जो डिफाइन हुआ वो हो गया आप लोग का fog x, और वी कैन से f ऑफ g ऑफ x। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ आवर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, वेयर अगर f और g दो फंक्शन डिफाइन हुआ है, तो उसको कंपोजिट करने के लिए और दो फंक्शन क्रिएट हो सकता है, एंड दैट फर्स्ट वन इज g o f of x, that is your first composite function, and the second one is your f o g of x, that is your second composite function, ठीक है। So this is the basic definition of composite function, by using which you can simply solve those examples which we have solved before that definition से पहले जो हमने 4-5 एग्जांपल्स किया, उसको बेस करके ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट हो। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से याद रखेंगे, और उसको रिलेट करके आप लोग जो मैंने एग्जांपल्स किया उसको बहुत ही अच्छे से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये डेफिनेशन। देन जल्दी से पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है बच्चों उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो कि और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपका टॉपिक था ये आप लोगों को कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन, तो हमने कंपोजिट फंक्शन को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करके मैंने एग्जांपल के साथ समझा दिया। अभी जो लास्ट कॉन्सेप्ट आने वाला है आप लोगों का, दैट इज सेड टू बी इन्वर्टेबल फंक्शन। वो जो होता है इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है, मतलब एक फंक्शन को हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ पहले, इन्वर्टेबल फंक्शन। जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। शुद्ध हिंदी में अगर हम समझेंगे, जो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, दैट फंक्शन इज सेड टू बी इन्वर्टेबल फंक्शन। इज दैट क्लियर बच्चों? इसका मतलब यह है कि सब फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकल सकता, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस है जिसका कि हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, बाकी फंक्शंस का इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं, कौन सा फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं? उसको जानने से पहले हम देख लेते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो गिवन f is defined from a to b, given f is defined from a to b, एक फंक्शन है that is defined from a to b, ठीक है। तो उसका कैसे हम जानेंगे इन्वर्स कैसे निकलेंगे? then if g is a function from b to e
is also defined such that g of f of x equal to x and f o g of y equal to y, then g is the inverse of f. Then g is the inverse of f. That implies f inverse is equal to g, or we can say f inverse y equal to our g of y, or we can write f inverse x equal to g of x, that is your inverse of that function. ठीक, बहुत ही ध्यान से देखेंगे. पहले तो ये दोनों कंडीशन आप लोग को याद रखना है, तभी जाके इन्वर्स होगा. अगर f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b, f अगर एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b, तो अगर g भी और एक फंक्शन डिफाइंड हो रहा है फ्रॉम b टू a इज डिफाइंड सच दैट ये दोनों कंडीशन आप लोगों को सेटिस्फाई करवाना है, दैट इज गॉफ ऑफ x इक्वल टू x एंड फॉग ऑफ y इक्वल टू y. अगर ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन ओनली वी कैन से g इज द इनवर्स ऑफ f. G is the inverse of f, and we can write f inverse equal to g, then f inverse y equal to g of y and f of inverse x equal to g of x. Is that clear बच्चों? तो ये तो था बस कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन आप लोग बोल सकते हैं. अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है और फंक्शन का इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है एक्चुअली, और हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, उसको एक एग्जाम्पल की तरह हम समझते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल की तरह. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक फंक्शन लाइक मैंने लिखा 5x plus 3. If one function is f of x equal to 5x plus 3, any random function we can take. ठीक है, अभी मैं बोलूँगा तुम लोगों को कि हमने पुट किया f of 2, तो जब हमने f of 2 पुट किया 5 2 जा 10, तो 13 निकल रहा है. तो f of 2 बच्चों कितना निकला? 13 निकला. तो ये जो f of 2 equal to 13 निकला, ये तो हमारा f फंक्शन हो गया. ठीक है, बट ऐसा कुछ फंक्शन है क्या? मतलब अगर हम फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं f13 इक्वल टू 2, उसका उल्टा f13 इक्वल टू 2. अगर मैं ऐसा कुछ फंक्शन डिफाइन कर दूं, अब ये तो मेरा नॉर्मल फंक्शन के अनुसार था, बट अगर मैं इससे ऐसे कुछ डिफाइन कर दूं और एक फंक्शन, मतलब जब हम 2 पुट करते थे मुझे 13 मिलता था, बट अगर हम 13 पुट करेंगे और अगर मुझे 2 मिलेगा, ऐसा अगर एक फंक्शन डिफाइन हो जाए तो वो वाला फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? उसका इनवर्स. छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा वेन डायग्राम, छोटा सा पिक्चरिकल रिप्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं. मतलब ये हमारा फंक्शन था f, तो जब हमने 2 पुट किया तो मुझे कितना दिया? 13 दिया. अगर मैं 3 पुट कर रहा हूं तो कितना देगा बताओ? 3 पुट करने से 18 देगा. ठीक है, तो अगर हम और एक फंक्शन दिखा दें जो कि 13 एंड 18 पुट करने से मुझे उसका अलग सेम इमेज दे देगा. मतलब 2 जब हम पुट करते थे वो मुझे 13 देता था, और 3 जब पुट करते थे 18 देता था. बट और एक अगर ऐसा फंक्शन हम डिफाइन कर दें जो कि हमारा g, ठीक है, ये था हमारा a से b तक सपोज, और g को अगर हम डिफाइन कर दें फ्रॉम b टू a, और जब हम 13 पुट करेंगे मुझे 2 रिटर्न करेगा, और जब 18 पुट करें मतलब 2 में 13 3 में 18 देता था, उसको उल्टा देगा, 13 में 2 और 18 में 3 देगा. देन दैट g इज द इनवर्स ऑफ f. इन दैट केस वी कैन से दैट g फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ f फंक्शन. ठीक है, तो वैसा डिफाइंड होना चाहिए. वो डिफाइंड अगर हो जाएगा तभी जाके हम वो जो g फंक्शन को f का इनवर्स बोलेंगे. अगर डिफाइंड नहीं हो पा रहा तो वी कैन नॉट से दैट इट इज ए इन्वर्टेबल फंक्शन, और वी कैन नॉट फाइंड इट्स इनवर्स. इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये तो था कॉन्सेप्ट. तो और एक बात याद रखना, तो इतना तक पहले नोट डाउन कर दो. अगर कंप्लीट हो गया तो इतना तक पहले नोट डाउन कर दो. फिर मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर हम एग्जांपल में जाएंगे कि कैसे उसको करते हैं. ठीक है, देन पॉज द वीडियो और उतना तक थोड़ा नोट डाउन कर लो. ओके बच्चों, यहां पे देखो मैं कुछ लिख रहा हूं. टू बी ए इन्वर्टेबल फंक्शन, एक इन्वर्टेबल फंक्शन होने के लिए, टू बी ए इन्वर्टेबल फंक्शन, ए फंक्शन मस्ट बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन.
दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टेबल फंक्शन का। मतलब एक इन्वर्टेबल फंक्शन होने के लिए, टू बी ए इन्वर्टेबल फंक्शन, एक इन्वर्टेबल फंक्शन होने के लिए ए फंक्शन मस्ट बी ए व्हिच फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। मतलब एक फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तभी जाके हम उसका क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? कैसे सर, थोड़ा सा समझाइए हमको। ठीक है, समझा देता है। छोटा सा मैं एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और मुझे आप लोग बताना खुद से कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेंगे, जितना बड़ा नहीं लेंगे। तो एक हम बाइजेक्टिव फंक्शन लेते हैं और एक हम बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं लेते हैं, और दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि कितना क्या 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 हो रहा है। 1 2 3 ABC, 1 2 3 ABC। ठीक है, 1 is connected with B, 2 is connected with A, 3 is connected with C. Here 1 is connected with A, 2 is connected with A, 3 is connected with B. So let this be A set, this is B, this is C, this is D। ठीक है, दोनों सेट हमने ले लिया, और एक में हमने A से B को डिफाइन किया और एक में हमने C से D को डिफाइन किया है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमको दिख रहा है कि इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन बिकॉज इट इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू, बट इट इज नॉट बाइजेक्टिव। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऑन टू नहीं हो रहा है। मतलब ऑन टू नहीं हो रहा है मतलब सी इज नॉट कनेक्टेड, या फिर 1 1 भी नहीं हो रहा है क्योंकि ए का दो एलिमेंट कनेक्ट है। 1 1 ऑन टू का कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर हुआ होगा, मैंने बहुत ही ऐसे से समझाया था कि ए का अगर दो प्रीमेजेस हो रहा है तो 1 1 नहीं हो रहा है, तो 1 1 भी नहीं है। ऑन टू के लिए सबको ही कनेक्ट होना चाहिए, सी कनेक्ट नहीं है तो सी ऑन टू भी नहीं है, तो 1 1 और ऑन टू नहीं है तो नॉट बाइजेक्टिव। तो हमने दो एग्जांपल लिया, जानबूझ के मैंने दो एग्जांपल लिया दिखाने के लिए कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो अगर तो कहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट होता है, कहाँ पे नहीं होता है। तो अब अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं सेट को उल्टा कर दिया। सेट को उल्टा कर दिया मतलब यहाँ पे मैंने बना दिया ABC, यहाँ पे बना दिया मैंने कितना 1 2 3, यहाँ पे भी उल्टा कर दिया, यहाँ पे बना दिया ABC, यहाँ पे बना दिया 1 2 3। तो इसको देख के जैसे जैसे कनेक्ट था उसी को ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दो। A था B के साथ कनेक्ट, तो B को हम A के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। 1 था 2 था A के साथ कनेक्ट, तो A को हम 2 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और 3 के साथ C था, C को हम 3 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे चेक करो, 1 के साथ A मतलब A के साथ 1, 2 के साथ A मतलब A के साथ 2, और B के साथ 3 मतलब B के साथ 3। ठीक है, तो अभी मैंने समझा दिया। अभी आप लोग देखो, सपोज मान लो ये फंक्शन है हमारा f, दैट इज अ फंक्शन f एंड दैट इज ऑल्सो ए फंक्शन f, क्योंकि ये दोनों ही तो फंक्शन था ना, बाइजेक्टिव नहीं था लेकिन दोनों फंक्शन था। ये बाइजेक्टिव फंक्शन था बट ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं था, बट इट इज ए फंक्शन। बट जब हम उसका इन्वर्स निकाले, इन्वर्स में करते क्या है, हमने डेफिनेशन के अनुसार क्या किया कि अगर f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो अगर g ऐसा एक फंक्शन मिले फ्रॉम b टू a, मतलब b और a से वही फंक्शन अगर उसका उल्टा वाला फंक्शन हमको मिल जाए, देन वी कैन से इट इज ए इन्वर्टेबल फंक्शन, वी कैन फाइंड इट्स इनवर्स। तो हमने इसको बस एक्सचेंज कर दिया, ABC 1 2 3 को उल्टा कर दिया, और a जिसके साथ कनेक्ट था, b जिसके साथ c, सबको कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो मेरा एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है, और जो भी फंक्शन डिफाइन हो रहा है उसको हम g नाम, क्योंकि ये भी इट इज ए फंक्शन ऑल्सो, क्योंकि एवरी एलिमेंट आर कनेक्टेड एंड एवरी वन हैव यूनिक इमेजेस। तो f का जो उल्टा फंक्शन हमने डिफाइन किया दैट इज योर g, लेट दैट g। तो f का यहाँ पे हमने इनवर्स निकाल दिया, वो बाइजेक्टिव था, लेकिन जो यहाँ पे बाइजेक्टिव नहीं था, तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा चेक करो, क्या ये फंक्शन है? क्या ये हम फंक्शन अभी बता सकते हैं? जी फंक्शन बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ए का दो इमेजेस हो रहा है और सी कनेक्ट नहीं है। तो फंक्शन का डेफिनेशन हमारा क्या था, पूरा स्टार्टिंग वाला डेफिनेशन क्या था कि एक फंक्शन होने के लिए एवरीवन मस्ट बी कनेक्टेड, सबको ही कनेक्ट होना चाहिए, जो कि सी कनेक्ट नहीं है। तो पहले से ही कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कंडीशन 2 भी क्या था कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन ए का दो इमेज फॉर्म हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो बाइजेक्टिव, जहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं था, तब जब हम उसका इनवर्स ट्राई किए तो वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हुआ। तो अगर तो यहाँ से एक क्लियर कट आइडिया और कंक्लूजन हमको मिल के आ रहा है कि टू बी इन्वर्टेबल फंक्शन, एक फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए हमको वो वाला पहला जो फंक्शन गिवन होगा दैट शुड बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन, तभी जाके हम इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंस यहाँ पे एक बाइजेक्टिव फंक्शन था, उसका इनवर्स हमने डिफाइन कर दिया, बट यहाँ पे जो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं था, इसका इनवर्स हमने डिफाइन नहीं कर पाया। दैट्स द कंक्लूजन। तो ये बात ब्रेन में
आप लोग रखना कि एक फंक्शन का बाइजेक्टिव होगा तभी जाके हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, और यू कैन से दैट इज ए इन्वर्टेबल फंक्शन। तो इन्वर्टेबल फंक्शन का बेसिक जो मतलब होता है वो होता है ऐसा एक फंक्शन जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो अभी एग्जिस्ट कैसे करता है ये तो मैंने बता दिया कि आप लोग को बाइजेक्टिव होने से वो इन्वर्स हम हो सकता है, बट एग्जिस्ट कैसे करता है उसके लिए इसमें अभी आएंगे और उसका कुछ स्टेप से उसको डिफाइन करेंगे। तो जो बेसिक स्टेप है और जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हमको दिखाना है, फॉग ऑफ वाई इक्वल टू वाई दिखाना है, तभी जाके इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तब फिर हम उसका मतलब स्टेप वाइज लिख के उसका इन्वर्स हम निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक इतना तक पूरा अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको अच्छे से थोड़ा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मेथड ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स। उसका कुछ मेथड होता है जिसको कि आप लोगों को फॉलो करना है टू फाइंड आउट द इनवर्स। उसका वो मेथड में ही आप लोग को जाना है, ठीक है। तो स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। राइट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट इन टर्म्स ऑफ y एंड दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। जो भी फंक्शन होगा उसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में पहले लिखना है। स्टेप 1 में आपको ऐसे करना है, ठीक है। फिर स्टेप 2 में आते हैं, उसको क्या लिखेंगे, कन्वर्ट, उसी फंक्शन को कन्वर्ट कर देंगे x इक्वल टू फंक्शन y में। उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे क्या बच्चों, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब पहले y में हम रखेंगे, फिर हम क्या किस में लिख देंगे, इन टर्म्स ऑफ x में लिखेंगे। तो x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y के फॉर्मेट में लिखेंगे और f ऑफ y ना लिख के हमने उसको क्या कर दिया, g ऑफ y कर दिया। स्टेप पहले समझ जाओ, फिर जब एक एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करना है, ये g ऑफ y तो हो गया, अभी f ऑफ x भी मिल गया, g ऑफ y भी मिल गया। अभी हम कॉम्पोजिट फंक्शन का यूज करेंगे। क्या हमको दिखाना है, शो करना है जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना निकलना चाहिए, x निकलना चाहिए, और एफ ओ जी ऑफ वाई इक्वल टू कितना निकलना चाहिए, y निकलना चाहिए। ये दोनों कंडीशन को हमको शो करना है और यही सबसे मेन फंडा है। आप लोग को जब तक ये दोनों आप लोग शो नहीं कर रहे हो तो वो इन्वर्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब आपने शो कर दिया तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपने ये दिखा दिया तो हम बोल सकते हैं f इज इन्वर्टेबल। अगर ये शो हो गया तो वी कैन से f is invertible. That is your step number 3. In the last step, that is your step 4, just we have to write then f is the inverse of g. Sorry, g is the inverse of f. g जो फंक्शन मिला, जो g मिला होगा यहाँ पे g of y is the inverse of f. So that implies f inverse equal to g। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f इनवर्स y इक्वल टू g ऑफ y। मतलब दोनों में y मतलब जो फंक्शन, तो अगर y में पूछा होगा तो y का वैल्यू लिखेंगे, और अगर x में फंक्शन का इन्वर्स पूछा होगा तो f इनवर्स x लिखेंगे, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था। सो दीज आर द 4 स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। आप लोगों को ये चारों स्टेप को फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद ही आप लोग उसका जवाब को कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो फॉर दैट एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि वो एक्चुअली में कितना डिफाइन हो रहा है और कैसे हम उसको डिफाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, बुक से ही लेते हैं, बुक का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको दिखाते हैं कि वो कितना दूर तक सही हो रहा है और कितना दूर तक सही नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल बोला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहा। ठीक है, करते हैं हम भी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 बोला है, सो एफ इज इन्वर्टेबल। सो एफ इज इन्वर्टेबल। ये क्वेश्चन नंबर हमारा एनसीईआरटी का ही है, मैं क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं आप लोग का 7 नंबर, एनसीईआरटी 1.3 का 7 नंबर। सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल
एंड फाइंड एफ इनवर्स। पहले हमको चेक करना है कि इनवर्स इन्वर्टेबल है कि नहीं, और अगर इन्वर्टेबल है तो हमको शो करना है, फाइंड करना है एफ इनवर्स। अगर इन्वर्टेबल हो गया तभी जाके हम उसका क्या निकालेंगे, इनवर्स निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं और फाइंड करने का ट्राई करते हैं कि एक्चुअली में वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो जैसे स्टेप है उसे ही करते हैं। तो पहले हमारा गिवन क्या है बेटा, सो गिवन हमारा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। तो पहला स्टेप में क्या बोला है कि उसको y के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो y इक्वल टू कितना हो गया 4x प्लस 3। सो दिस इज अवर स्टेप नंबर 1, y इक्वल टू 4x प्लस 3। तो मैं यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं लिख रहा, आप लोग अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या था, इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है। तो दैट इंप्लाइज अगर y इक्वल टू 4x प्लस 3 हुआ देन 4x इक्वल टू कितना हुआ y माइनस 3। सो इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है आप लोगों को। तो x इक्वल टू कितना हो रहा है y माइनस 3/4 एंड दिस इज नथिंग बट आवर g ऑफ y। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज हमारा g ऑफ y निकल के आ रहा है कितना y माइनस 3/4। हमने x इन टर्म्स ऑफ x में लिख दिया तो उसको हमने g ऑफ y में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हमारा g ऑफ y हमारा जो फंक्शन ऑफ y। तो लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, इतना तक सबका क्लियर। तो स्टेप 1 स्टेप 2 बहुत अच्छे से कंप्लीट सबका। अभी आते हैं हम हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 में बच्चों हमको क्या दिखाना है, स्टेप 3 में हमको दिखाना है कि जस्ट वेट, स्टेप 3 में हमको ऐसे करके दिखाना है कि हमारा कहाँ गया मेरा ये, हाँ स्टेप, सॉरी जस्ट वेट बच्चों, एक्चुअली करंट चला गया है इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ठीक है, हाँ तो स्टेप 3 में ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट, स्टेप 2 ऑल्सो कंप्लीट। ठीक है, तो स्टेप 3 में हमको क्या दिखाना था कि गॉफ ऑफ x इक्वल टू x एंड फॉग ऑफ y इक्वल टू y, इसको हमको शो करके दिखाना है। तो स्टेप 3 में हम पहले गॉफ ऑफ x निकालते हैं। तो गॉफ ऑफ x, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने इसीलिए आप लोगों को पहले सिखा दिया था तो अभी कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। g ऑफ f ऑफ x, तो g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू बच्चों कितना है 4x प्लस 3। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है 4x प्लस 3। तो g ऑफ 4x प्लस 3 हो गया। अभी ये g ऑफ y में कन्वर्ट हो गया, मतलब g ऑफ y का फंक्शन यहाँ पे है। तो y की जगह हम पूरा 4x प्लस 3 को रिप्लेस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा देखो, y की जगह 4x प्लस 3, यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाई कितना 4। तो +3 -3 कैंसिल, 4x/4 कितना निकल के आ रहा है 4। तो 4x 4 कैंसिल, तो हमारा लास्ट में निकल के आ रहा है गॉफ ऑफ x का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 4 कैंसिल होने के बाद गॉफ ऑफ x का वैल्यू कितना निकला बच्चों x निकला। ठीक है, जो कि हमने पहला बीट हमारा कंप्लीट कर दिया जहाँ पे कि आप लोगों को गॉफ ऑफ x को x दिखाना था। तो हमने दिखा दिया बहुत अच्छे से गॉफ ऑफ x इक्वल टू x। अभी सेकंड स्टेप में क्या करना है, फॉग ऑफ y इक्वल टू y दिखाना है। तो सेम कॉन्सेप्ट, फॉग ऑफ y लिखते हैं। तो फॉग ऑफ y मतलब f ऑफ g ऑफ y, ऑब्वियसली f ऑफ g ऑफ y दैट इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ y कितना है, वैल्यू को रिप्लेस करो 4y माइनस 3/4। सो दैट इज f ऑफ y माइनस 3/4। ठीक है, अब ये f ऑफ x में कन्वर्ट हो गया, f ऑफ x में कन्वर्ट हो गया। f ऑफ x का वैल्यू कहाँ पे था, यहाँ पे था देखो 4x प्लस 3। तो x की जगह में पूरा रिप्लेस कर देंगे, x की जगह में y माइनस 3/4 का वैल्यू पूरा रिप्लेस कर देंगे +3। तो 4 कैंसिल, तो बचा कितना y माइनस 3 प्लस 3। सो देयरफॉर इक्वल टू कितना हो गया, y हो गया ना, +3 - 3 कैंसिल। तो f ऑफ g ऑफ y का वैल्यू बच्चों हमारा कितना निकल के आ रहा है, y निकल के आ रहा है। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। 1 2 हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो स्टेप के अनुसार हमने स्टेप 3 भी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर दिया, जहां पे कि हमने शो कर दिया कि g ओ f ऑफ x का वैल्यू हमारा x हो गया एंड f ओ g का वैल्यू f ऑफ g ऑफ y का वैल्यू हमारा कितना हो गया, y हो गया। तो अगर इतना तक दिखा दिए तो हमने क्या बोला था, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी कैन हैव f इज इन्वर्टेबल। अगर हमने इसको दिखा दिया तो मैंने बोला था अगर ये दोनों दिखा दिए तो हमारा क्या हो गया, f इज इन्वर्टेबल। तो पहले जो हमको शो करने वाला था f इज इन्वर्टेबल, तो हमने दिखा दिया कि हियर f इज इन्वर्टेबल। देन आते हैं क्या, अगर इन्वर्टेबल हो गया तो कौन उसका इन्वर्स होगा, g इज द इन्वर्स, g is the inverse of f, g is the inverse of f, that implies f inverse equal to g, so therefore
एफ इनवर्स वाई, अगर वाई के फॉर्मेट में बोला है तो जी ऑफ वाई लिखेंगे, सो दैट इम्प्लाइज एफ इनवर्स वाई इक्वल टू जी ऑफ वाई का वैल्यू बच्चों कितना था, इक्वेशन 2 को देखो वाई माइनस 3/4, तो वाई माइनस 3/4, ठीक है। सो अब हमारा जो निकल के आ रहा है एफ इनवर्स वाई, सो दैट विल बी गिवन बाय वाई माइनस 3/4 एंड दैट विल बी आवर आंसर। तो ये y में बोला था इसलिए मैंने y में निकाला, अगर आप लोगों को x में बोला होगा तो बस नेक्स्ट स्टेप पे f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 3/4, मतलब y को x में कन्वर्ट कर देंगे बस। तो अब f इनवर्स x विल बी x माइनस 3/4, बट y में यहाँ पे कन्वर्ट मैंने बोला था, तो दैट्स वाई एट द एंड f इनवर्स y विल बी y माइनस 3/4। आई होप बच्चों बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा कॉन्सेप्ट क्या है और इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है। एंड टू बी ए इन्वर्टेबल फंक्शन मतलब एक फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए फर्स्ट द फंक्शन शुड बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, वो तो हो गया कॉन्सेप्ट। फिर हमारा स्टेप में आते हैं। स्टेप में पहला स्टेप पे हमको क्या करना था, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में रखना था। फिर सेकंड स्टेप में x इन टर्म्स ऑफ y में रखना है, मतलब x इक्वल टू जी ऑफ y के फॉर्मेट में लिखना है। स्टेप 3 सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें कि आप लोग को फॉग ऑफ x इक्वल टू एक्स करना है, गॉफ ऑफ y इक्वल टू y दिखाना है। ये दोनों दिखाओगे, अगर दोनों निकला तभी जाके हम बोल सकते हैं f इज इन्वर्टेबल। अगर दोनों से कोई भी एक नहीं निकल रहा है, फिर दोनों नहीं निकल रहा है, देन f इज नॉट इन्वर्टेबल। और अगर f इज नॉट इन्वर्टेबल दैट मीन्स दैट हम उसका इन्वर्स, अगर f इन्वर्टेबल ही नहीं हुआ तो उसका इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए ये दोनों कंडीशन को पहले दिखाएंगे। ये दोनों कंडीशन होने के बाद f इज इन्वर्टेबल होगा। फिर इन्वर्टेबल होने के बाद तो g ऑफ y जो निकला होगा हमारा स्टेप 2 में जो वैल्यू, वही वैल्यू हमारा इन्वर्स ही होगा। तो देन g इज द इन्वर्स ऑफ f, देन f इन्वर्स इक्वल टू g, बस रिप्लेस कर देंगे y में, मतलब सिंस दिस इज द फंक्शन ऑफ y तो f इन्वर्स y इक्वल टू g ऑफ y, और g ऑफ y जो निकला होगा उसको निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे लिखे g इज द इन्वर्स ऑफ f, देन f इन्वर्स इक्वल टू g, देन f इन्वर्स y इक्वल टू g ऑफ y, तो f इन्वर्स y इक्वल टू g ऑफ y का वैल्यू कितना था वहाँ पे y माइनस 3/4, तो उसको पुट कर देंगे, देन y माइनस 3/4 एंड दैट विल बी द आंसर। आई होप बच्चों सब कुछ पूरा क्रिस्टल क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया देन पॉज द वीडियो एंड जितना भी लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास बच्चों। आई होप कि सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा आज हमने पहला जो फंक्शन पढ़ा वो कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ा। तो पहले मैंने उसका बेसिक्स समझाया, फिर जाके हमने उसका मतलब उसका डेफिनेशन में आए, फिर हमने क्या पढ़ा नेक्स्ट जो लास्ट में पढ़ा हमने इन्वर्टेबल फंक्शन। बहुत ही ये दोनों ही कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्टेबल फंक्शन दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों को फंक्शन चैप्टर के लिए, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से उसको पहले डेफिनेशन को समझना, जो बेसिक्स मैंने समझाया उसको थोड़ा पॉज करके, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखो, लेकिन समझ जाओ। समझ जाने से क्या होगा ना, अगर आप लोग कंपोजिट फंक्शन समझ जाओगे तो कंपोजिट फंक्शन को लेके आप लोग, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन का 100% यूज हो रहा है हमारे इन्वर्टेबल फंक्शन में, और आप लोग अगर कंपोजिट फंक्शन जैसे कि ये दोनों स्टेप हम दिखा रहे हैं, अगर आप लोग को कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग इन्वर्टेबल फंक्शन भी नहीं कर पाओगे। तो वो द फंक्शंस आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। आई होप कि बहुत ही अच्छे से आप लोग अगर क्लास को अटेंड किए होगे फर्स्ट से लास्ट तक, तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होना चाहिए। और इसी को लेके, इसी कॉन्सेप्ट को लेके एनसीईआरटी 1.3 एक्सरसाइज जो है हमारा, उसको आप लोग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू, और वही एग्जांपल को बेस करके आप लोग का 1.3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और अगर नहीं क्लियर होगा तो मुझे सेंड करना पर्सनली, आई विल सॉल्व देम एंड सेंड इट टू यू एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि और दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ योर रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि कंटेंट वाइज अगर हम देखेंगे दिस इज योर लास्ट क्लास। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो गया। कंटेंट वाइज हमने बहुत ही 3 कॉन्सेप्ट था, एक था रिलेशन उसका टाइप्स, एक था फंक्शन उसका टाइप्स, और ये थर्ड वन इज योर कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पहला 2 वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखो, उसको रिलेटेड एनसीईआरटी 1.1, 1.2, 1.3 करने का ट्राई करो। और अगर आप लोग कॉन्सेप्ट सब समझ गए तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाला करने का प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से आप लोग क्लियर कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम और एक बार आएंगे विद अ न्यू चैप्टर। देखते हैं क्या चैप्टर करेंगे, लेकिन न्यू चैप्टर पे लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए अच्छे से रहो, खुश रहो। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे विद योर होम। जय जय।